गफार ऊपर पत्ते बखेर रहा था, मगर सुराख पर उसने पत्ते न डाले। हमें उसके दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। हम अंधेरे गड्ढे में दम साधे बैठे थे। अंधेरे में हमें एक दूसरे की आंखें ही चमकती नजर आई थीं। बाहर बाग में बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। हम सरगोशियों में बातें करने लगे। कमांडर नंबर 9 ने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है ये मुखबरी इस हिंदू CID वाले ने की हो जो जम्मू में मेरे पीछे लगा था। इस बात का इम्कान हो सकता था। हमारे कान फौजी बूटों की आवाज पर लगे थे, मगर अभी तक इस किस्म की कोई आवाज सुनाई न दी थी। गफारे की कोठरी हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। गड्ढे में गर्मी की वजह से हमें पसीना आने लगा। यूं बैठे बैठे 10 मिनट गुजर गए। बाहर भैंस के दौड़ने और गफारे की बेटी नाजो की आवाज सुनाई दी। शायद वो कश्मीरी जबान में भैंस को रुकने के लिए कह रही थी। उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। आधे घंटे बाद हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी। हम चौकस हो गए। कमांडो नंबर 9 ने अपना चाकू कुर्ते के अंदर से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। ऊपर से कोई पत्ते हटा रहा था। फिर किसी ने लकड़ी का ढक्कन उठा दिया। गड्ढे में रोशनी और ताजा हवा के साथ ही गफार की आवाज आई, सब ठीक है, इधर कोई इंडियन फौजी नहीं आया, बाहर निकल आओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। इस मेन होल में उकड़ू बैठे बैठे एक बार तो वाकई नानी याद आ गई थी। गड्ढे से निकलकर हम दरख्तों के नीचे से होते हुए वापस कोठरी में आ गए। गफारे की बेटी नाजो कोठरी के बराबर छोटे से आंगन में भैंस के आगे चारा डाल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर को गफार ने हमें पालक और चावल खिलाए। शाम तक हमने आराम किया। गफार चला गया था। कमांडर नंबर 9 रैकी की स्कीम तैयार करता रहा। रात हो गई थी। जब गफार आया वो अपनी बेटी को नीचे गांव में अपनी बहन के हाथ छोड़ आया था। उसने आकर बताया कि एक नया मिलिट्री कैनवॉय शाम को पहुंचा है। उसने हमारे साथी कमांडो नंबर 9 को मशवरा दिया कि वो आज रात रैकी पर न जाएं, मगर हमारा साथी न माना और कहने लगा मिलिट्री कैनवॉय तो आते ही रहते हैं, हमें अपने ऑपरेशन को लेट नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही पेट्रोल पर जाऊंगा, जो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रैकी पार्टियों के साथ अक्सर कश्मीर में आता जाता रहता हूँ। जब रात गहरी हो गई तो कमांडो नंबर 9 ने अपने देहाती लिबास के ऊपर कंबल की बुक्कल मारी, अपना वाहिद हथियार बड़ा कमानीदार चाकू कुर्ते के अंदर छुपाया और बोला, अगर मैं वापस न आया तो कमांडो नंबर 8 मेरी जगह जाएगा। पेशगी सुराख रसानी के बगैर पुल उड़ाने की कोशिश न करना। जिंदा रहा तो इस दुनिया में, वरना दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। रब रखा। हमारी आंखों में पुरजोश आंसू लहराने लगे। हमारा साथी कोठरी से बाहर निकलकर बाग के अंधेरे में गुम गया। गफार ही कहकर चला गया कि वो सुबह हमारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं और कमांडो नंबर 8 कोठरी में अकेले रह गए थे। हमने उस वक्त बारी बारी आराम करने का फैसला किया और मैं कंबल में घुसकर सो गया। 2 घंटे बाद मेरे साथी ने मुझे जगा दिया। अब वो सो गया और मैं कोठरी के दरवाजे के बाहर छुपकर पहरा देने लगा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। खुनकी काफी बढ़ गई थी। कश्मीर के नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर पुल वाले पहाड़ के नशेब में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ चोटी पर कहीं कहीं मध्यम से बल्ब जल रहे थे। सेब के दरख्त अंधेरे में तारीक लिबादे ओढ़े चुपचाप खड़े थे। मेरे पास भी सिर्फ एक ही चाकू था। अचानक पहाड़ की तरफ से एक रोशनी राउंड का फायर हुआ और वादी का एक हिस्सा रोशन हो गया। रोशनी राउंड के फायर होते ही मशीन गन की तड़ातड़ सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं हमारा साथी शहीद न हो गया हो। ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बुझ गया। पहाड़ी नशेब एक बार फिर तारीकी में डूब गया। हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज भी रुक गई। मेरा साथी कमांडो नंबर 8 भी कोठरी से बाहर निकल आया। ये मशीन गन की फायरिंग थी। दुश्मन ने कहीं नंबर 9 को लोकेट न कर लिया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, खुदा उसकी हिफाजत करें। हम दोनों चौकस होकर वहीं अंधेरे में बैठ गए और सेब के बाग में उस रास्ते को देखने लगे जो नीचे वादी की तरफ जाता था। उसी तरह 1 घंटा गुजर गया। हमारे साथी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका हयूला अंधेरे में कोठरी की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा था। पौ फटने लगी थी। आसमान पर सुबह का नूर फैल गया था। जो कमांडो रैकी पर जाते हैं वो सुबह होने से पहले पहले हर हालत में वापस आ जाते हैं। सेब के बाग के दरख्त और उनके बीचों बीच जाता रास्ता साफ नजर आने लगा था। हमारे कमांडो साथी नंबर 9 का दूर दूर तक कहीं नामो निशान न था। मेरा साथी कहने लगा, कहीं वो शहीद ही न हो गया हो सकता है पकड़ा गया हो। वो बहादुर कमांडो है, मर जाएगा, दुश्मन को मालूमात नहीं देगा। मैंने कहा, हो सकता है वो पहाड़ी इलाके में कहीं भटक गया हो। मेरा साथी बोला, वो इस तमाम इलाके को जानता है, वो भटक नहीं सकता और उसे हर हालत में सुबह होने से पहले पहले यहाँ वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि या तो वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गया है या फिर वो शहीद हो गया है। हम कोठरी में जाकर बैठ गए। गफार चाय की केतली और बाकर खानिया लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसे जब सुना कि हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया तो वो चाय की केतली जमीन पर रख कर बोला, रात फायरिंग की आवाज आई थी, या अल्लाह अपना फजल करना।
गफ्फार एक तजुर्बाकार गाइड था। वो अच्छी तरह जानता था कि रेकी पर गया हुआ कमांडो अगर सुबह होने से पहले पहले वापस न आए तो इसका मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। गफ्फार ने जब इस अंदेशे का इजहार किया कि अगर वो भारतीय फौज के हाथ लग गया है तो कहीं इंडियन इंटेरोगेशन की अजियत से घबरा कर सब कुछ न बता दे। मेरे साथी कमांडो नंबर 8 ने कहा, वो शेर का बच्चा है, पाक फौज का कमांडो है, मर जाएगा लेकिन जबान नहीं खोलेगा। मैं आज रात उसकी तलाश में जाऊंगा। गफ्फार ने प्यालियों में चाय उंडेलते हुए कहा, तुम अपना टारगेट क्यों नहीं मारते? अगर तुम्हारे साथी को इंडियन फौज ने पकड़ लिया है तो तुम उसे नहीं छुड़ा सकोगे। हो सकता है तुम भी पकड़े जाओ और तुम्हारा मिशन अधूरा रह जाए। उस कश्मीरी गाइड ने बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। अगर वहाँ कमांडो रेजिमेंट का कोई ऑफिसर होता तो वो भी हमें यही मशवरा देता। मैंने गफ्फार की तायद की और कहा, हमें पहले टारगेट पर हमला करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है। गफ्फार कहने लगा, तुम लोग दुश्मन के इलाके में हो, ये तुम्हारा अपना इलाका नहीं है। जहाँ कदम कदम पर तुम्हारे लिए जान का खतरा है, तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने साथी को भूल जाओ और अपने मिशन को सामने रखो। हम खामोशी से चाय पी रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि हम आज रात टारगेट पर हमला करेंगे। गाइड ने इस खदशे का भी जिक्र किया कि अगर कमांडो नंबर 9 पकड़ दिया गया तो यहाँ इंडियन फौज की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। भारतीय फौज गांव-गांव तलाशी लेने निकल खड़ी होगी। इस एतबार से भी तुम लोग ज्यादा देर इस जगह नहीं ठहर सकते, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा रहेगा। हमने दिन का बेशतर हिस्सा बाग में छुपकर गुजारा। हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया था। हमें यकीन हो गया था कि या तो वो पकड़ा गया है या फिर शहीद हो गया है। तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती थी। भारतीय फौज के सिपाही कमांडोज की तलाश में किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। हमारी वजह से हमारे गाइड पर भी आफत नाजिल हो सकती थी। भारतीय सिपाही उसे हलाक करके उसकी बेटी को अगवा करके ले जा सकते थे। चुनाचे हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए रात के अंधेरे का बेताबी से इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके दिन गुरूब हुआ और शाम का अंधेरा हर सू फैल गया। हमने गफ्फारे की कोठरी में छुपे हुए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने चाकू, पिस्तौल, लाइट मशीन गन और डायनामाइट के छोटे सिलेंडर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। 3 सिलेंडर मेरे पास थे और 3 सिलेंडर मेरे साथी कमांडो के पास थे। हमने मिसवारी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हमारे रंग सांवले थे, इसलिए चेहरे पर कालक मलने की जरूरत नहीं थी। गफ्फार ने भी काली चादर ओढ़कर उसमें अपना मुंह और सर छुपा लिया था। हम तीनों ने अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। 3-3 हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में पिस्तौल के साथ पड़े थे। जब रात आधी गुजर गई तो मेरे साथी कमांडो ने कहा, खांसी और बातचीत बंद, अब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह आगे बढ़ना होगा। वो जब जमीन पर चलता है तो उसकी आवाज पैदा नहीं होती, हमारी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। गफ्फार ने टारगेट तक हमारी रहनुमाई करनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं इशारों में बात करूंगा, अशद जरूरत के वक्त सिर्फ हल्की सी सरगोशी करूंगा। जवाब में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सिर्फ अपना सर हिलाओगे। हम दुश्मन के पेट में जा रहे हैं। दुश्मन को अहमक मत समझना, उसने हमें पकड़ने के लिए जगह जगह फंदे लगा रखे हैं। दुश्मन बहुत चालाक है, होशियार और हमारा जानी दुश्मन है। आओ अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। हम कोठरी से आगे पीछे होकर निकले और रात के अंधेरे और गहरी खामोशी में सेब के सुनसान बाग में से गुजरते हुए शुमाल मगरिब की तरफ ढलान पर एक छोटी सी पगडंडी उतरने लगे। हमारा गाइड आगे आगे था, उसके पीछे कमांडो नंबर 8 और उसके पीछे मैं था। हम इस तरह कदम उठाते चल रहे थे कि हमारे जूतों की जरा सी भी आवाज पैदा न होती थी। गफ्फार हमें ढलान से उतार कर एक घाटी में ले गया जहाँ छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे हुए थे। इन पत्थरों को पीछे छोड़ते हुए हम एक खुश्क पहाड़ी नाले में उतर गए। हम थोड़ा थोड़ा फासला डालकर एक कतार में चल रहे थे। एक जगह नाले के ऊपर पत्थर का कटाव था। इस कटाव में से पानी रिस कर नीचे गिर रहा था। हम पत्थर के किनारों को पकड़कर उस कटाव में आ गए। ये एक छोटा सा गार था। हम गार की दीवार में उगी हुई जंगली झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ते चले गए। ये पहाड़ी के अंदर ही बहने वाला कोई गार नुमा नाला था। उसके 2-3 मोड़ मुड़ कर बाहर निकले तो सामने एक ऊंचा सा खेत नजर आया। अंधेरे में खेत की फसल हवा में लहरा रही थी। गफ्फार आहिस्ता से बैठ गया। हम भी फसल की ओट में बैठ गए। गाइड गफ्फार ने बहुत ही धीमी सांस जैसी सरगोशी की। तुम यही बैठो, मैं आगे देख कर आता हूँ। वो अंधेरे में गायब हो गया। हमें वहां अंधेरी रात के सन्नाटे में बैठे जब 10 मिनट गुजर गए तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ये गफ्फारा डबल गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुश्मन से मिला हुआ है और हमें पकड़वाने वाला है। जब मैंने सरगोशी में अपने साथी कमांडो से इस खदशे का इजहार किया तो उसने सरगोशी ही में जवाब दिया। हमें उसके बारे में पूरी तरह यकीन दिलाया गया था कि वो हमारा आदमी है। वो पहले भी हमारे साथियों को गाइड कर चुका है। मैंने कहा, आखिर इंसान है, दुश्मन के मुल्क का बाशिंदा है, हो सकता है लालच में आकर डबल गेम खेल रहा हो। हम अपनी जगह से उठकर कुछ आगे गए। हमने अपने लंबे चाकू अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। फसल की दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे जिसके पीछे पहाड़ी नशेब में बत्तियां झिलमिला रही थीं। ये इंडियन फौज की छावनी की बत्तियां ही हो सकती थीं। इतने में हमें सरसराहट की बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हम एकदम से औंधे लेट गए और चाकू अपने अपने हाथों में सीधे कर लिए। मैंने अंधेरे में गफ्फार को पहचान लिया। वो अकेला ही था। वो हमारे पास आकर
बैठ गया और सरगोशी में बोला, तुम अपनी जगह से क्यों इधर उधर हटे हो? इस तरह तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। फिर उसने बताया कि आगे एक टेकरी के मोड़ पर ऊपर 4 भारतीय सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमें अंधेरे में उनके नीचे से होकर गुजरना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खबरदार जरा सी भी आहट पैदा ना हो, मामूली सी भी आवाज ना आए, नहीं तो रोशनी राउंड के फायर के साथ ही मशीन गन का फायर हमें हमेशा की नींद सुला देगा। हम खामोशी से आगे सरकने लगे। हम झुक कर चल रहे थे। चाकू अभी तक हमारे हाथों में ही थे। दरख्तों से निकले तो आगे वो छोटी सी टेकरी आ गई जिस पर इंडियन फौज की पोस्ट थी। अंधेरे में ये जगह जरा सी उभरी हुई थी। ये इंडियन पोस्ट के बंकर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। हमें इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरना था। वफार ने हमें लेट कर रेंगने का इशारा किया। हम तीनों जमीन पर लेट गए और सांप की तरह आगे रेंगने लगे। टेकरी की पोस्ट ज्यादा दूर नहीं थी। हम झाड़ियों से बचकर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि झाड़ियों के साथ रगड़ से आवाज पैदा हो सकती थी। मुझे ये भी फिक्र लगी थी कि अगर ये भारतीय फौजी चौकी है तो इसके 2-3 आदमी जरूर नीचे गश्त पर होंगे। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ रखा था। अब जो हो सो हो, हम दुश्मन की दाढ़ी के ऐन नीचे पहुंच गए थे। हम किसी शदीद जख्मी सांप से भी कम रफ्तार से रेंग रहे थे। गफार भी एक माहिर कमांडो का नमूना पेश कर रहा था। न जाने ये बेगरज कश्मीरी मुजाहिद कितनी बार हमारे आदमियों को लेकर इस पुल सिरात पर से गुजरा था। जब हम इंडियन पोस्ट के ऐन नीचे पहुंच चुके तो हमें ऊपर से सिपाहियों के बातें करने की आवाजें सुनाई थी। ये डोगरा सिपाही नहीं थे बल्कि खालिस माछे के पंजाबी सिख लगते थे। अचानक एक इंडियन संतरी ने गाली देकर अपने साथी से कहा, ओए सर्जन सिंह, तू दारू साथ नहीं लाया? हम अंधेरे में जमीन के साथ चिपक गए। हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख संतरी आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उनकी आवाज जरा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे सरकना शुरू कर दिया। जहां ऊंची नीची जगह थी, बाईं तरफ एक गहरी खाई थी। जरा सी बेहतियाती से हम उस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ था, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते रहते थे। अभी मैं ये सोच रहा था कि हमसे कोई 1000 गज दूर फक की आवाज के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने अपने सर नीचे करके घास में छुपा लिए। हमने थोड़ा सा सर उठाकर देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। उसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफेद रोशनी चमकी और फिर गड़गड़ाहट की आवाज वादी में गूंज उठी। यह मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। एक के बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा और उसके बाद खामोशी छा गई। हमारे ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय संतरियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से उस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह जमीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे पड़े हुए कमांडो साथी ने अपने पांव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठाया। वो आगे सरक रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफी दूर तक इस तरह झाड़ियों में रेंगते चले गए। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफार उठकर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें उठाकर नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वो पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। ये उसका जनूबी हिस्सा था। जहां से पुल शुरू होता था वहां बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीब ही 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय संतरी पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, ये वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम खत्म होता है। मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफ्फार रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफ्फार का काम वाकई जहां आकर खत्म हो गया था। उसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी उसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थी। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा कि अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुककर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशेब में उतर गई थी। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहां इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा था। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोस की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड का फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानिब से फायर हुआ था।
हम जहां थे वहीं थप से जमीन पर गिर पड़े, सर झाड़ियों की ओट में कर लिए। कुछ देर फजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा न तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और न मार्टर गन फायर हुई थी। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानिब नशेब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने जहाँ कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के दो खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहाँ से हमें सड़क पार करनी है।